जैसे गज केसरी योग हो गया। गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या है? गज केसरी योग का मतलब है जब भी गुरु और चंद्रमा की क्या बन जाए, युति बन जाए। गुरु और चंद्रमा जब भी एक साथ आ जाएंगे, चूंकि ये दोनों मित्र भी हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। गुरु और चंद्रमा की या तो युति बन जाए, या गुरु से चंद्रमा केंद्र में आ जाए, तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा, है ना। गुरु से चंद्रमा केंद्र में आ गया मतलब दृष्टि संबंध बनेगा, तब भी गुरु चंद्रमा की हम युति कहेंगे। फिर कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? फिर मान लीजिए किसी भी हाउस में गुरु और चंद्रमा या तो एक साथ बैठे हुए, या तो एक साथ बैठे हों, या एक दूसरे को देख रहे हो। एक दूसरे को कब देखेंगे? जब एक दूसरे के सामने होंगे, क्योंकि चंद्रमा के पास तो एक ही दृष्टि है, गुरु के पास तो तीन तीन दृष्टियां हैं, चंद्रमा के पास तो एक ही है। तो आमने सामने बैठे होंगे तो भी क्या बनेगा? योग बनेगा, गजकेसरी योग। या तो गुरु से दसम भाव में चंद्रमा बैठ जाए, गुरु से दसम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं, ठीक है, तो भी क्या बनेगा? गज केसरी योग का निर्माण होगा। अब गज केसरी योग हमें क्या देता है? गुरु किसके कारक है? गुरु का कारक है धन समृद्धि के, गुरु कारक है परिवार में वृद्धि के, गुरु कारक है संतान के। गुरु हर तरह की पॉजिटिव चीजों के कारक है, यानी बिना गुरु की कृपा के ना तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और न ही बिना गुरु की कृपा के, ठीक है, हमें परिवार में वृद्धि होती है, हमारी ना वंश वृद्धि होती है, ठीक है, हमारी संतान की प्राप्ति होती है। तो गुरु अपनी दशा अंतर दशा में, फिर ये योग सबसे ज्यादा कब काम करेगा? जब गुरु की महादशा में, महादशा को मैं शॉर्ट में लिखूंगा एमडी, गुरु की महादशा में चंद्रमा की क्या चले? अंतरदशा, ए ने एडी, अंतरदशा। गुरु की एमडी में चंद्रमा की एडी, या तो चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा आएगी, तब ये योग क्या होगा? फलित होगा। जैसे होते हैं ना, योग तो है हमारी कुंडली में लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा। कुछ तो तब तक नहीं होगा जब तक दशा नहीं आएगी। जब तक गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा नहीं आएगी, योग फलित नहीं होगा। या तो चंद्रमा की महादशा में गुरु की क्या आ जाए? अंतरदशा आ जाए, है ना। तो योग अगर हमें कुंडली में दिख रहा है कि योग है, लेकिन हमें उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? तो रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक ग्रह की दशा नहीं आएगी, है ना। अब जैसे ये रिजल्ट है, कितना परसेंट काम करेगा? अभी कुछ बोलता है कि हमारी कुंडली के अंदर तो है योग, लेकिन ये योग जो है, दशा भी चल रही है लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि ये योग कैसा बना हुआ है। भाई अगर डायरेक्ट कंजंक्शन है, जैसे गुरु और चंद्रमा एक ही राशि के अंदर है, तब तो ये डायरेक्ट कंजंक्शन हो गया। अगर डायरेक्ट कंजंक्शन हो गया, तो फिर ये योग क्या होगा? 100% काम करेगा। और डिग्री वाइज भी अगर दोनों क्लोज हैं, जैसे गुरु की 11 डिग्री है, चंद्रमा की 12 डिग्री, 10 डिग्री वाइज क्लोज है, तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। डिग्री वाइज दूर दूर है, इफेक्ट थोड़ा कम होगा। दृष्टि संबंध है, इफेक्ट थोड़ा कम रहेगा। दृष्टि संबंध है तो मान लीजिए 70 to 75% रिजल्ट मिलेगा। डायरेक्ट कंजंक्शन है तो 100%। 100% कब बोलेंगे? जब डिग्री वाइज भी बहुत क्लोज होंगे। डिग्री वाइज जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, रिजल्ट उतना कम मिलेगा। दृष्टि संबंध है, रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा। एक दूसरे से, जैसे गुरु से दसम दसम भाव में यानी केंद्र में चंद्रमा आ गए, ठीक है, दसम भाव में आ गए चंद्रमा, या चौथे भाव में आ गए, तो वो भी केंद्र होता है। 1 4 7 10 ये केंद्र के भाव होते हैं ना। तो 1 4 7 10 में कैसे भी आ सकता है। जैसे गुरु यहाँ बैठा है, 1 2 3 4, चंद्रमा यहाँ होगा तब भी योग बनेगा, चंद्रमा यहाँ होगा तब भी योग बनेगा। गुरु से 1 4 7 10 केंद्र बोला ना हमने, तो ये योग बनेगा, ठीक है। तो अगर ये जैसे गुरु से केंद्र में डायरेक्ट कंजंक्शन हुआ तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, ये 100% काम करने वाला है। लेकिन अगर 4 में है 7 में है या 10 है, तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो गज केसरी योग एक बहुत अच्छा योग माना गया है कुंडली के अंदर, ठीक है। और भी हमने कुछ योगों की बात की थी, विपरीत राजयोग के बारे में हमने बात कर ली थी। गज केसरी योग है। एक होता है महायोग, ठीक है। एक आता है महायोग। कि महायोग कब और कैसे काम करेगा, उसको समझिए। एक एक और बात नोट करके लिख लेना कि लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं रखता है। अगर लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ये कोई दोष नहीं है, ठीक है। लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है। एक और लिखिए गज केसरी योग के अलावा पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग, क्योंकि योग और दोष बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। पंच महापुरुष योग। अब तो जैसे नाम में लिखा है पंच, यानी कि पांच, तो 5 प्लानेट मिलके ये योग बनाते हैं। जैसे मंगल हो गया, मंगल है, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। अगर इन ग्रहों की युतियां हैं तो उसको हम बोलेंगे पंच महापुरुष योग है। लिख लीजिएगा, इस योग में जातक में मल्टी टैलेंट आता है, मल्टी टैलेंट आता है। और यदि केंद्र में
इन पांचों में से कोई भी ग्रह बैठ जाए स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में, तो फिर पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। लिख लीजिएगा, यदि केंद्र में इन पांच में से कोई भी प्लानेट स्वराशि या अपनी उच्च राशि में बैठ गए, तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। मेष लगन की कुंडली बना ली और लगन में मंगल बैठ गए मान लो, तो वो क्या है, अपनी राशि में, स्वराशि में पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। शुक्र बैठ गए अपनी राशि में बैठ गए या अपनी उच्च राशि में बैठ गए 12 नंबर की राशि में, लेकिन केंद्र में होना चाहिए, केंद्र में, तो फिर पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। अब जैसे क्या है, अगर मंगल पंच महापुरुष योग बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं रोचक योग। कौन सा योग बोलते हैं, योग बोलते हैं रोचक, रोचक योग। इसका मतलब क्या है, जैसे केंद्र में मंगल अगर या तो अपनी राशि में बैठे हो या अपनी उच्च राशि, मंगल की उच्च राशि कौन सी है, 10 नंबर की राशि मकर राशि, तो मंगल केंद्र में अगर मकर राशि में होंगे या 1 नंबर और 8 नंबर जो मंगल की खुद की राशि है उसके अंदर होंगे, तो फिर रोचक नाम का योग बनेगा। ये पंच महापुरुष योग में से एक योग है। अगर बुध बैठ गए तो उसको बोलते हैं मालव्य योग। अगर शुक्र ये योग बना रहा है, बुध को सॉरी, मालव्य योग शुक्र बनाता है, शुक्र मालव्य योग बनाता है, बुध तो भद्र योग बनाता है, बुध भद्र योग बनाएगा, शुक्र मालव्य योग बनाएगा। कैसे योग बनाएगा समझ रहे ना आप, केंद्र में या तो अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, शुक्र बैठ गया अपनी राशि में बैठ गया केंद्र में आके, या तो फिर उच्च राशि में आके, तो मालव्य योग का निर्माण करेगा। गुरु है तो हंस योग का निर्माण होगा, और शनि हो गए तो शश, शश नाम के योग का निर्माण होगा। ये सब क्या है, योग है, इनको बोलते हैं पंच महापुरुष योग। अब चूंकि इनमें से कोई भी प्लैनेट खुद की राशि में बैठा है या अपनी उच्च की राशि में बैठा है, तो ऑब्वियसली वो उस घर को क्या करेगा, अच्छा करेगा अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर, है ना। अब एक बात जरूर लिखना आप, भाई जैसे किसी प्लैनेट की हमारी दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो वो प्लैनेट ना ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, यानी ये जो एक्टिवेशन है, ये उसका एक्टिवेशन कैसा है, ये नेचुरल एक्टिवेशन है। क्यों, क्योंकि उस प्लैनेट की दशा या अंतरदशा चल रही है। मान लीजिए मंगल की महादशा चल रही है या मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो क्या होगा, मंगल ऑलरेडी एक्टिवेटेड होगा। अब सबसे पहले हमको रिजल्ट कहाँ के मिलेंगे ये ध्यान रखें। मान लीजिए मंगल एक्टिवेटेड है, तो सबसे पहले वो जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि को एक्टिवेट करेगा, भले वो राशि कोई सी भी हो। जैसे मान लीजिए एक चार्ट बनाते हैं हम, ये हमने एक चार्ट बनाया, इस चार्ट में कोई से भी लगन का एक चार्ट बना लो, 7 नाम का, तुला राशि का हमने 7 8 9 10 तुला लगन बना लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। मान लीजिए मंगल कहाँ बैठे हैं, मंगल बैठे हैं यहाँ पे आके, ठीक है, मंगल बैठे हैं यहाँ पे आके। अब पहली बात तो ये कि मंगल केंद्र में आ गए, अपनी उच्च राशि में आ गए, तो कौन सा योग बना, रोचक नाम का योग बना, पंच महापुरुष में से एक योग बन गया, ठीक है। तो अच्छा है, चूंकि मंगल उच्च के हैं, चौथे घर का अच्छा करेंगे, घर गाड़ी मकान वगैरह दिलवा देंगे आपको, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब मंगल की दशा आएगी तो सबसे पहले क्या एक्टिवेट होगा, सबसे पहले वो घर एक्टिवेट होगा जिसमें मंगल बैठे हैं। तो वो प्लानिट जिस घर में बैठा है सबसे पहले वो घर एक्टिवेट हुआ, उसके बाद उसकी जो जो राशियां हैं, मंगल की राशियां कौन सी है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, तो फिर हमको 7th हाउस और 2nd हाउस के भी रिजल्ट आएंगे मंगल की दशा में या अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में। अब दशाएं कितनी तरह की, 5 अलग अलग तरह की होती है, हम आपको बताएंगे। तो दशा अंतर दशा में जब भी कोई प्लानिट एक्टिवेटेड है, तो सबसे पहले जिस घर में बैठा है उस घर को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद अपनी राशियों को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद जहां जहां देख रहा है, मंगल के पास में 3 दृष्टियां हैं, तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से तो यहीं देखेगा, 7 दृष्टि सबके पास होती है, यहाँ देख रहा है, और 8th दृष्टि से यहाँ देखेगा, तो उन घरों को भी एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। यानी सबसे पहले वो रिजल्ट वहां के देगा जहां वो बैठा हुआ है, उसके बाद अपनी राशियों को एक्टिवेट करेगा, और उसके बाद फिर जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ रही है उन घरों को भी क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो उन घरों के हमें रिजल्ट आएंगे उस दशा में या अंतरदशा में। अब मान लीजिए अगर किसी कुंडली में मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है, अब व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं घर कब लूंगा या गाड़ी कब लूंगा, मेरा मकान कब बनेगा खुद का, ठीक है। तो उसके कौन से हाउस को स्टडी करना है, मतलब आपको 4th हाउस को स्टडी करना है। 4th हाउस में जो प्लानिट बैठा होगा सबसे पहले वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्या वो दशा या अंतरदशा में एक्टिवेटेड है प्लानिट, तो उसको मिल सकती है वो चीज। नहीं तो फिर क्या, उस घर को कौन सा वाला प्लानिट देख रहा है, सेकेंडरी चीज क्या है, उस घर को कौन सा प्लानिट देख रहा है। अगर कोई दूसरा प्लानिट भी उस घर को देख रहा है, तो फिर वो प्लानिट अपनी दशा या अंतरदशा में व्यक्ति को वो चीज ला करके देगा उस हाउस की पर्टिकुलर। हमने कहा जैसे घर गाड़ी मकान की बात चल रही, तो 4th हाउस को हमने देखा। तो इस तरीके से हम किसी प्लानिट को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। अब किसी प्लानिट की डायनेमिक एक्टिवेशन कैसे होती है, ये ना मैं किसी क्लास में आपको अलग से समझाऊंगा कि डायनेमिक एक्टिवेशन कैसे होती है। हाँ, डायनेमिक एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि प्लानिट, हमने कहा कि जब दशा अंतरदशा चल रही है तो वो तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है प्लानिट,
लेकिन हमको अपनी तरफ से एफर्ट लगा के अगर किसी हाउस को एक्टिवेट करना है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक एक्टिवेशन। अब डायनेमिक एक्टिवेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा पहले आप और सीखिए एस्ट्रोलॉजी को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी प्लैनेट की डायनेमिक एक्टिवेशन आप कैसे करोगे, यानी आपकी तरफ से कैसे एक्टिवेशन हो जाएगी किसी प्लैनेट की, अगर आप किसी पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट चाहते हो तो, ठीक है ना। तो कुछ योगों, जैसे एक और योग होता है अभी, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, और भी लिख लीजिए योगों के बारे में आप, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। चंद्रमा और मंगल जब मिल जाते हैं, एक ही राशि में बैठते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अगर दोनों ग्रह योग कारक हैं उस कुंडली में और अच्छे हाउस में बैठे हैं और डिग्री वाइज भी अगर अच्छे हैं, तो इनकी जो युति है ना, वो लक्ष्मी योग बनाती है। दोनों उस कुंडली के लिए योग कारक हैं, दोनों उस कुंडली में अच्छे हाउस में बैठे हों किसी, भाई जैसे फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, या नाइन्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में, ऐसे किसी हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, और डिग्री वाइज भी अगर अच्छे हैं, तो फिर अपनी दशा अंतरदशा के अंदर, मतलब जब मंगल में चंद्रमा की अंतरदशा चलेगी या चंद्रमा में मंगल की अंतरदशा चलेगी, तो हमको धन की प्राप्ति होगी। और कोई भी योग कब एक्टिवेट होता है, जब दशा अंतरदशा आती है। लेकिन एक बात ये लिख के रख लेना कि अगर ये योग 6 8 12 में है तो फिर काम नहीं करेगा। अगर सिक्स हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में ये योग बना हुआ है, फिर ये योग काम नहीं करेगा। अंगारक योग किसको बोलते हैं, अंगारक योग, राहु प्लस मंगल। मंगल वैसे ही अग्नि तत्व है, राहु और भड़का देते हैं उसको, क्योंकि राहु हर चीज का क्या है, ह्यूज एक्सपांशन। अगर राहु और मंगल एक साथ बैठे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, इसका मतलब एक्चुअली क्या है, मार्स प्लस केतु भी। क्योंकि क्या होगा, राहु देखेगा कब, मंगल को, जब वो केतु के साथ बैठा होगा सेवंथ दृष्टि से। क्योंकि दोनों ग्रह का, देखिए कोई भी जब योग हम बात करते हैं ना, एक पॉइंट को नोट कर लेना, जब हम बोलते हैं योग, तो योग का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए रिलेशन, ए प्लानिट का बी से और बी प्लानिट का ए से। मान लीजिए ए प्लानिट तो बी को देख रहा है लेकिन बी प्लानिट ए को नहीं देख रहा है, तो फिर उसको हम योग की श्रेणी में नहीं लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है हमको, हाँ। एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 मंगल यहाँ बैठा हुआ है। अब मुझे बताइए, क्या राहु और मंगल का हम योग बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे। राहु तो देख रहा है पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 मंगल को, राहु तो मंगल को देख रहा है, लेकिन क्या मंगल भी राहु को देख रहा है, मंगल के पास तो नाइन्थ दृष्टि होती ही नहीं है, तो मंगल तो राहु को देख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे इसको हम अंगारक योग नहीं बोलेंगे, है ना। मंगल कहाँ हो, या तो राहु के खुद साथ में ही हो, या तो आमने सामने हो। तो मंगल और राहु दोनों एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा अंगारक। तो जब जब मंगल यहाँ पे आ गया, तो राहु के तो ठीक सामने ही केतु होता है हमेशा ही, ऑलवेज, क्योंकि दोनों 180 डिग्री चलते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मार्स केतु कॉम्बिनेशन भी है तो ये क्या है, अंगारक योग है। लेकिन ध्यान रखना, मार्स केतु कॉम्बिनेशन है अंगारक योग, लेकिन उसको भड़का कौन रहा है, राहु ही भड़काएगा, केतु नहीं भड़काता। अब ये योग क्या करता है, एक्चुअली अंगारक योग क्या करता है, एक्सेसिव एक्सेसिव एंगर देता है व्यक्ति को, बहुत गुस्सा, तेज गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा कि अगर किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो सडनली, क्योंकि राहु सडन इवेंट का कारक भी है, सडनली ये व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर सकता है। कर ही देगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये उसकी दूसरे भी प्लानिटरी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा, कैसी इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, कौन सा लगन है, क्या है। लेकिन हमने ये कहा कि जो एकदम से टैश में आके, यानी भाव में आके कोई गलत काम कर देता है, गुस्से में आके बहुत ज्यादा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा कोई कॉम्बिनेशन दिलवाएगा, तो कौन दिलवाएगा, राहु प्लस मार्स कॉम्बिनेशन दिलवा देगा। क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, मंगल गुस्से का कारक ग्रह है, राहु क्या है, एक्सेसिवनेस है, एक्सपांशन है, ह्यूज एक्सपांशन है, तो हर मंगल की चीज को क्या कर देगा, एक्सपांड कर देगा। लेकिन राहु और मंगल ही जो है, वो व्यक्ति के अंदर जो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को भी एक्सपांड करेगा। ये व्यक्ति बहुत ही मेहनती होगा, अगर पॉजिटिव वे में देखें, अगर उसने मंगल का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर रखा है, तो व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, मेहनत से घबराएगा ही नहीं, आप उससे कितना भी काम करा लो। क्योंकि मार्स क्या है, आपकी एनर्जी है बॉडी के अंदर की, है ना। तो राहु एक मार्स कॉम्बिनेशन क्या बनता है, अंगारक योग बनता है। इस योग का भी ध्यान रखें, ठीक है। गज केसरी योग मैंने आपको बता दिया, विपरीत योग भी बता दिया। एक विष योग होता है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट योग्स में आता है
विष योग, पॉइजन। विष का मतलब क्या है? विष का मतलब है पॉइजन। पॉइजन कब होगा? विष कब आएगा? जब सैटर्न और मून मिल जाएंगे, यानी शनि और चंद्रमा की युति आ जाएगी। जब शनि और चंद्रमा कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे तो क्या बनेगा? विषयोग बनेगा। अब विषयोग क्या करता है व्यक्ति के जीवन में? जब भी शनि और चंद्रमा एक साथ हो, कॉम्बिनेशन में हो, या तो दृष्टि संबंध हो दोनों का, चंद्रमा के पास तो एक ही दृष्टि होती है, तो या तो शनि के साथ ही चंद्रमा हो जाए या तो आमने सामने हो जाए दोनों, तो विषयोग का निर्माण होगा। अब विषयोग क्या करता है पता है? व्हाट इज सैटर्न एक्चुअली? स्लोएस्ट स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। और व्हाट इज मून? फास्टेस्ट मूविंग। और वो भी कैसा? शनि 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं, 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। और ये भाई साहब जो है चंद्रमा, ये तो 2.5 दिन में ही बदल देते हैं। ये तो 2.5 दिन में ही अपनी राशि बदल देते हैं। इतना फास्ट चलते हैं, क्लोजेस्ट है ना पृथ्वी के, अर्थ के क्लोजेस्ट है, तो बहुत फास्ट घूमते हैं मून। और सैटर्न उतना ही दूर है, फास्टेस्ट प्लैनेट है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत स्लो है, 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं शनि। तो अब ये क्या है, ये दोनों ना बिल्कुल अपोजिट हो गए। शनि में स्थिरता है, शनि में क्या है? स्थिरता है। और चंद्रमा में क्या है? चंचलता। जस्ट अपोजिट, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। तो जब ये दो प्लानिट अगर किसी एक घर में बैठ गए, डिपेंड करता है कौन से घर में बैठेंगे तो किसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मून पता है क्या है आपका? मून को हम बोलेंगे मन है हमारा, जिसमें विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। और सेटन, अब यू देखें हम, तो जो मून है ये नेचुरल बेनिफिक प्लानिट है, और सेटन जो है वो नेचुरल मेलेफिक प्लानिट है। तो ये क्रूर ग्रह है, और ये तो सौम्य ग्रह है। चंद्रमा सीधा साधा सौम्य ग्रह, जल तत्व का ग्रह है। और ये वायु तत्व का ग्रह है लेकिन क्रूर ग्रह है। एक्सपीरियंस्ड भी है, बूढ़ा ग्रह बोलते हैं हम इनको। अब शनि और चंद्रमा की जब युति बनती है ना, तो व्यक्ति के मन में, यानी कि विचार में अगर स्थिरता नहीं है, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना, व्यक्ति के मन में, उसके विचारों में अगर स्थिरता नहीं है, तो ये व्यक्ति को क्या दे देता है? डिप्रेशन में लेके आ जाता है, मानसिक रूप से, मेंटल प्रेशर। क्योंकि शनि का मतलब एक्चुअली पता है क्या होता? क्या? प्रेशर, दबाव। दबाव डालता है शनि हर चीज पर, टेंशन देता है ना। तो इस व्यक्ति को क्या होगी? बहुत टेंशन। अगर मून नेगेटिव है तो यहाँ पे पता है उसको बैलेंस किसको करना पड़ेगा? मून को। शनि चंद्रमा युति मेंटल प्रेशर देगी उसको बहुत, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर तो बहुत ही देगा, डिप्रेशन देगा, मेंटल प्रेशर देगा, टेंशन देगा। सोच नहीं पाएगा व्यक्ति कि मुझे क्या करना है। कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, सोचता रहेगा। और क्या नेगेटिव है शनि प्लस चंद्रमा युति के नेगेटिव इफेक्ट? और क्या है? शनि क्या है हमारा? कर्म। क्या देखते हैं शनि से? हमारा कर्म, प्रोफेशन देखते हैं ना, प्रोफेशन। चंद्रमा क्या है? हमने कहा चंचलता है चंद्रमा, बहुत फास्ट मूविंग प्लानेट है। चंद्रमा एक्चुअली क्या है? चेंजेस, बहुत जल्दी बदलता है ना, 2.5 दिन में राशि चेंज कर लेता है ना, एक जगह ठहरता नहीं। मूव मूव मूव, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो ये क्या करता है? काम को बार बार चेंज करवाता रहता है। शनि चंद्रमा वाले व्यक्ति है अगर, तो उसका काम बार बार चेंज होता है, काम में स्टेबिलिटी नहीं आती, अनस्टेबल जॉब। अनस्टेबल जॉब, 2 महीने यहाँ किया, 4 महीने कहीं और किया, 6 महीने कहीं और कर लिया, फिर जॉब चेंज हो गया, यहाँ पे मेरा मन नहीं लगा, मैंने जॉब बदल दिया। इस व्यक्ति की शिकायत होती है मेरा मन नहीं लगा, मेरा मन नहीं हुआ, मैंने बदल दिया, मैंने चेंज कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने काम छोड़ दिया, मेरा वहां पे मन नहीं लगता है। फिर कहीं और ढूंढा, कुछ और किया, 2 महीने 4 महीने वहां पे किया, फिर मेरा मन नहीं लगा यार। हमने क्या कहा? सैटर्न प्लस मून कॉम्बिनेशन में बैलेंस किसको करना है? मून को। किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो? मून क्या है? आपका मन। अपने मन को कंट्रोल करो, मन को संभालो, विचारों में स्थिरता लेके आओ, शांति से बैठ के सोचो, विचार में स्थिरता लेके आओ। दूसरा ऑप्शन क्या है? भाई वो काम करो जिसमें मन लगे। शनि काम है, चंद्रमा मन है, वो काम करो जिसमें मन लगे। यानी जबरदस्ती अगर कोई काम करोगे जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो काम तो तुम, या तो काम तुम्हें छोड़ देगा या तुम काम को छोड़ दोगे।
या तो वहां से निकाल दिए जाओगे या तो फिर खुद ही निकल जाओगे। तो सबसे ज्यादा जो जॉब चेंजेस और जॉब में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है वो इसी योग में मिलती है, विष योग में, शनि प्लस चंद्रमा। अब हमने कहा ना ये प्लेसमेंट कहाँ बन रही है, उसके अकॉर्डिंगली व्यक्ति का वो हाउस क्या होता है, अफेक्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पे लगन में लिख रखा है, फिर लगन में शनि है, चंद्रमा सप्तम भाव में। चंद्रमा सप्तम भाव में है ना भाई, इन दोनों में, शनि और चंद्रमा में। अब जैसे हम बोलते हैं ना साढ़े साती लगी, तो साढ़े साती लगती कब है, जब शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होता है। शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होता है भाई। हमारी राशि हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे चंद्रमा है। जहाँ चंद्रमा है वही हमारी राशि होती है भाई। मान लो चंद्रमा मेष राशि में है तो हमारी राशि कौन सी हुई, मेष। चंद्रमा वृषभ में है तो हमारी राशि कौन सी हुई, वृषभ। अभी वर्तमान में चंद्रमा कौन सी राशि में शनि कौन सी राशि से गोचर कर रहे हैं, मीन राशि से। तो जिन व्यक्तियों की भी मीन राशि है, मीन राशि का मतलब क्या है, उनकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में होगा। तो यानी शनि का गोचर किस पे से हो रहा है, चंद्रमा पे से हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, साढ़े साती। तो साढ़े साती कैसे लगती है, बीच में हमने इस टॉपिक में साढ़े साती ले लिया। साढ़े साती कैसे लगती है भाई, 12 नंबर की राशि में अभी शनि चल रहा है, तो एक राशि पहले और एक राशि बाद तक साढ़े साती, 7.5 साल। हमने कहा शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5 साल हो गए। कुंडली में जहां चंद्रमा है, यानी जो आपकी राशि है, उस राशि से एक पहले वाली राशि में जैसे ही शनि एंटर होंगे, आपको साढ़े साती शुरू हो जाएगी। और एक बाद वाली राशि में जब तक रहेंगे शनि, तब तक आपकी साढ़े साती रहेगी। तो मान लीजिए आपकी राशि मीन राशि है, कुंभ राशि में जैसे ही शनि आएंगे, आपकी साढ़े साती शुरू, उसको बोलेंगे चढ़ती साढ़े साती। कुंभ से 2.5 साल के बाद जैसे ही मीन में आएंगे, तो वो साढ़े साती का पीक होगा आपका। फिर मीन राशि से शनि जैसे ही मेष राशि में जाएंगे, अगली राशि में, वो आपकी उतरती साढ़े साती होगी, आखिरी 2.5 साल। तो साढ़े साती के इस तरीके से 3 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज, है ना। तो जैसे शनि का गोचर जब चंद्रमा पर से होता है, तो साढ़े साती में व्यक्तियों को बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, स्पेशली मेंटल प्रेशर, मेंटल हरासमेंट। चंद्रमा मन का कारक है ना, विचारों का कारक। मेंटल प्रेशर, मेंटल हरासमेंट, डिप्रेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो शनि के जितने सिग्निफिकेंसेस है, उन सभी के, सॉरी सैटर्न के, मून के, चंद्रमा के जितने भी सिग्निफिकेंसेस है, उनको लेकर के आपको नेगेटिव चीजें देखने को मिलती है। मदर की तबीयत खराब हो जाएगी, शनि प्लस चंद्रमा की युति है, तो मम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहेगी। कब खराब रहेगी पता है, जब शनि खराब होंगे आपके। अगर शनि कुंडली में अच्छे, मान लो अपनी राशि में बैठे हुए, मान लो ये राशि यहाँ पे 11 नंबर की राशि है, ठीक है, और यहाँ पे शनि प्लस चंद्रमा की युति है। अब एक्चुअली शनि तो अपने ही स्वराशि में है ना, शनि कुंभ राशि में, और कुंभ राशि के शनि ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, अच्छे होते हैं, बजाय मकर राशि के। तो चौथे घर में ये क्या बन रही है, युति बन रही है। अब मुझे बताइए कि क्या इस व्यक्ति की मम्मी की तबीयत यानी हेल्थ जो है वो खराब रहेगी, अक्सर नहीं रहेगी। फोर्थ हाउस से मदर को देखते हैं, शनि चंद्रमा की युति है, मम्मी की हेल्थ को पे असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि कॉम्बिनेशन हमको चौथे घर में दिख रहा है, और शनि की अपनी खुद की राशि है, तो शनि चौथे घर को खराब नहीं करेंगे, यानी मम्मी की हेल्थ को खराब नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपनी राशि में ना शनि उसे नहीं खराब करेंगे, लेकिन व्यक्ति को मेंटल प्रेशर जरूर देंगे। तो जिनका भी विष योग है कुंडलियों में, उनके लिए मैंने अब बैलेंसिंग, मैंने क्या बताई, मून को बैलेंस करो। अगर जॉब बार बार चेंज हो रहा है, काम वो करो जिसमें आपका मन लगता है, जो आपका मन कहता है वो काम करो। या तो ऐसा काम करो जिसमें चंद्रमा की सिग्निफिकेंसेस इन्वॉल्व हो, कहने का मतलब चंद्रमा किसका कारक है भाई, मूवमेंट का कारक है। वो काम करो जिसमें मूवमेंट हो, यानी आपका फील्ड वर्क हो, फील्ड वर्क हो, या ट्रेवलिंग का काम करो, या तो आप ड्राइवर हो, या तो आपकी ट्रेवल एजेंसी हो। चंद्रमा खाने का भी कारक है, फूड का, फूड बिजनेस कर रहे हो, खाने का काम कर रहे हो, पानी का काम कर रहे हो, चंद्रमा पानी का कारक है, चंद्रमा चावल का कारक है, राइस बेच रहे हो, ठीक है। तो चंद्रमा की सिग्निफिकेंसेस से जुड़ के जब तक काम नहीं करोगे, काम स्टेबल नहीं होगा। या तो मान लीजिए भाई, ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, सामने वाला व्यक्ति कहता है कि ये मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें से मेरे पास में, मैं तो आपके, मेरे पास को मुझे कोई और ऑप्शन दो, मुझे कोई और ऑप्शन दो भाई, इनमें से तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ना मैं ट्रेवल बिजनेस कर सकता हूँ, ना मैं खाने का बिजनेस कर सकता हूँ, है ना, ना मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे कोई और ऑप्शन दो। तो दूसरा ऑप्शन क्या है पता है, उसका जो ऑफिस हो, जहां वो काम करता हो, घर से बहुत दूर हो, जिसमें डेली वो, उसका अप डाउन होता हो, डेली अप डाउन होता हो। भाई घर से बहुत दूर होगा तो उसको अप डाउन करना पड़ेगा रोज, यानी उसका मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, मूवमेंट इन्वॉल्व होगा, लंबी दूरी जाएगा और फिर वापस आएगा। शनि प्लस चंद्रमा बैलेंस कंडीशन, ठीक है।
तो शनि प्लस चंद्रमा को लेकर के, विष योग को लेकर के, चूंकि एक बहुत खराब योग, और जिन जिन की कुंडलियों में भी देखा है मैंने, उनको मेंटली मैंने बहुत प्रेशर में देखा है, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। उनको बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको आज कुछ चीजें बताई कि जिससे शनि प्लस चंद्रमा के जो कॉम्बिनेशन है उसको आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा समझ में आना है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब साथ में बैठ जाएंगे। अगर आमने सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा कम इफेक्टिव होगा। सबसे ज्यादा इसका असर देखने को कब मिलेगा, जब शनि की महादशा या अंतरदशा आएगी तब, या साढ़े साथी लगेगी तब। ठीक है ना। चलो अगले किसी योग की हम बात करते हैं। हम्म, एक योग और होता है जिसको हम बोलते हैं केमद्रुम, केमद्रुम योग। जब चंद्रमा अकेले बैठे हो ना किसी भी घर में, अकेले बैठे हैं, और उनके एक आगे वाले घर में भी कोई नहीं है, एक पीछे वाले घर में भी कोई नहीं है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे है, और ये दोनों हाउसेस भी खाली हैं, चंद्रमा के साथ में भी कोई नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे केमद्रुम योग। तो ऐसा पर्सन कैसा होगा, अपन थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या दिखाता है, चंचलता दिखाता है, चंद्रमा व्यक्ति का मन दिखाता है। अब चंद्रमा के आसपास कोई प्लानिट ही नहीं है, एक घर पीछे भी कोई नहीं है, एक घर आगे भी कोई नहीं है, और चंद्रमा के अंदर तो चंचलता है, फास्टेस्ट मूविंग प्लानिट है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा, बहुत इंट्रोवर्ट होगा, अंतर्मुखी होगा, मतलब बात नहीं करेगा, बहुत ज्यादा ही अंतर्मुखी होगा, किसी से बात नहीं करेगा, जिसको चुप रहना पसंद होगा। और खुद ही सोच सोच के ना, मतलब नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आएंगे, खुद को लेके ही नेगेटिव थॉट दिमाग में आएंगे, अपने ही बारे में गलत सोचता रहेगा, लोनली फील करेगा। चंद्रमा के आगे पीछे साथ में कोई भी तो नहीं है, लोनली फील करेगा ये व्यक्ति। हाँ, लेकिन ऐसा पता है कब तक होगा, ओनली अप टू 18 ईयर्स, जब तक 18 साल का नहीं हो जाता तब तक, ये ना बचपन में। और ये योग जो है ना, ये व्यक्ति के पास में, मतलब ये योग एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियली व्यक्ति बहुत वीक रहता है, व्यक्ति के पास पैसा नहीं रहता है, फाइनेंशियली बहुत वीक रहेगा। अगर चंद्रमा के आगे पीछे कुछ नहीं है तो इसको गरीबी का योग भी बोलते हैं। ठीक है। अमावस्या